नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अकाउंट समाधान पर। आज के वीडियो में डिटेल करेंगे हम हॉस्पिटल अकाउंटिंग कैसे की जाए। मान लीजिए आपने किसी हॉस्पिटल की अकाउंटिंग है उसका काम लिया है, या आपका एज एन अकाउंटेंट किसी हॉस्पिटल में जॉब लगता है, तो आपको किस तरीके से वहाँ पे अकाउंटिंग है वो मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहली बात साथियों, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है तो इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी को इनेबल नहीं करना है। जब जीएसटी लागू ही नहीं है हेल्थ केयर सर्विसेज पे तो आपको जीएसटी को इनेबल भी नहीं करना है। बाकी किस किस तरीके से क्या क्या आपको लेजर क्रिएट करने हैं, क्या क्या आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट को और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट हो पाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को लेके आपकी जो भी राय है कमेंट करके मुझे वो भी ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले वाउचर्स पे अपन आते हैं। जैसे ही वाउचर्स को एंटर किया है, अब आपके सामने राइट साइड की बार में आप देखेंगे तो आपके पास वाउचर्स के ऑप्शन हैं वो इनेबल हो जाते हैं। जैसे कि पहले भी कई वीडियोज़ में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें, कि यहाँ पे आपको सामने नज़र आ जाता है F4 कॉन्ट्रा है, पेमेंट का वाउचर करना है तो F5 शॉर्टकट है, रिसीट की एंट्री करनी है तो F6 है, F7 जर्नल के लिए है, सेल्स परचेज, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको यदि वाउचर का मोड चेंज करना है तो कंट्रोल H करके चेंज मोड भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। टैली प्राइम में किसी भी लेटर के नीचे सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है वो लेटर आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और यदि डबल लाइन है तो आपको कंट्रोल के साथ वो लेटर प्रेस करना है। ये टैली ईआरपी में भी इसी तरीके से हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ किया करते थे। सेम प्रोसीजर टैली प्राइम में है। टैली प्राइम के फीचर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो टैली प्राइम के फीचर्स को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, उसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जब आप अकाउंटिंग करते हैं, या हॉस्पिटल क्या कहीं की भी आप जब अकाउंटिंग करते हैं, तो साथियों सबसे पहले आपको उस ट्रेड के नेचर को समझना होगा। यदि आपने नेचर को अच्छे से समझ लिया है तो आपको अकाउंटिंग का काम करना बहुत आसान वहाँ पे हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है साथियों, वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी कि यदि आपने शुरुआत अच्छी करी है तो आधी बैटल आपने पहले से ही जीत ली है। तो जब आप किसी भी फर्म का, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड हो, सर्विस सेक्टर हो, सबसे पहले आपको नेचर को पता कर लेना चाहिए। यदि आपके लिए नया काम है कि किस तरीके से काम होता है, क्या क्या लेजर्स बनते हैं, तो उसके बारे में यदि आप काम शुरू करने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं तो आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है, और एक बेहतर तरीके से आप अपना अकाउंटिंग का जॉब है वो कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे जॉब भी क्रिएट होते हैं इस सेक्टर में। आज का वीडियो इसको देख के आप एक इंडिविजुअल डॉक्टर जो एक क्लिनिक रन करता है उसकी भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी अकाउंटिंग आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। बाकी केस टू केस कुछ एक चेंजेज हो सकते हैं, तो उसको आप जब इतना चीज़ें आपको आती है तो बिल्ड करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। तो पहली बात, जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं है, इनेबल आपको जीएसटी को नहीं करना है। हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। अब बात आती है जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। इसमें जितनी भी आपकी रेवेन्यू है वो आपको बुक करनी है। साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में आप करने जा रहे हैं उन सब एक्सपेंसेस की आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो आपकी रेवेन्यू है, जो हॉस्पिटल में आपके पेशेंट्स आएंगे, चाहे आउटडोर हैं चाहे इंडोर है, किस तरीके से उनकी आपको
इनकम बुक करनी है, कैसे जनरेट होता है सोर्स ऑफ इनकम, ये चर्चा करेंगे। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे F6 रिसीट में। रिसीट हमने कर लिया है। रिसीट आपके पास साथियों कैश आ सकती है, साथ ही साथ आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो आपको पेशेंट्स पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये जो यूपीआई मोड है, इन पे भी पेमेंट किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। नेफ्ट और आईएमपीएस, यदि बड़ा अमाउंट है तो आरटीजीएस, किसी भी तरीके से आपको पेमेंट किया जा सकता है। तो आपको सभी तरीकों को अपने इस अकाउंटिंग में लेके चलना है, ताकि जो पेशेंट जिस तरीके से आपको पेमेंट करता है, आप प्रॉपरली उसकी एंट्री है वो डाल सकें। सबसे पहले चर्चा करेंगे कैश में। मान लीजिए आउटडोर पेशेंट आपके पास आता है हॉस्पिटल में, और वो आपको सबसे पहले क्या करेगा, पेशेंट सबसे पहले हॉस्पिटल में आएगा, काउंटर पे सबसे पहले कंसल्टेशन की पर्ची उसकी काटी जाती है, यानी कि पहला हेड आपका हो गया कंसल्टेशन चार्जेस का। कैश मान लीजिए दिया है, तो कैश हम सेलेक्ट करेंगे, लेजर क्रिएट करते हैं Alt+C से, कंसल्टेशन चार्जेस, ये आपका इनकम है। कंसल्टेशन चार्जेस प्योरली आपकी इनकम है। जितनी भी इनकम आप कंसल्टेशन के हेड में रिसीव करेंगे, वो आपको सारी कंसल्टेशन चार्जेस में बुक करनी है। इसको आप ले लीजिए इनकम इनडायरेक्ट। और उसके बाद इसको कंट्रोल से सेव कर दीजिए, क्योंकि जीएसटी है लागू नहीं है, तो इस पर बाकी चीज़ें अपन को कुछ भी नहीं बनानी है। मान लीजिए आपकी 500 रुपीज़ है, वहाँ का कंसल्टेशन चार्जेज है, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ आप डाल देंगे, और इस तरीके से आप इसकी रिसीट जनरेट कर पाएंगे। काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे जब अकाउंटिंग करेंगे, तो जो रिसेप्शन पे कंप्यूटर लगा होता है, जो रिसेप्शन पे बंदा है, वो कंसल्टेशन के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, यानी कि जो भी रिसीट्स होती है, जो पेशेंट्स उनको पेमेंट करने वाले हैं, उनका एक सेपरेट सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें वो इनकम वगैरह बुक करते हैं। जब पेशेंट उनको कंसल्टेशन की फ़ीस देगा, तो वहाँ पे वो कंसल्टेशन का पैसा देंगे, और उस सॉफ्टवेयर से काउंटर पे बैठा बंदा उनको उनकी रिसीट जनरेट करके देता है। फाइनल जो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो टैली में है, उस सॉफ्टवेयर से इसका कोई इंटरलिंक नहीं होता है। वो एक आपका इन हाउस पर्पज़ है कि आप अलग से अकाउंटेंट को जो है उस पर फोकस ना करना पड़े, क्योंकि रिसीट जनरेट करना बड़ा मामूली सा काम है, और कोई ऐसा बंदा जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, वो भी इस काम को आराम से कर सकता है। तो अकाउंटेंट पे सिर्फ कोर जो अकाउंटिंग काम है उस पर वो फोकस कर सके, इसके लिए खासकर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में, या आप कह सकते हैं कि जहाँ 50 या इससे ज़्यादा के बेड के हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कैपेसिटी है, वहाँ पे उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है। और आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कंपनीज़ के द्वारा। तो ऑलमोस्ट मेरा ये मानना है लगभग सभी जगह आजकल ये रिसीट जनरेशन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। तो उस केस में आपको एंट्री क्या करनी होगी, आप पर्टिकुलर एक दिन का प्रिंट आउट काउंटर से लेना है आपको। उस काउंटर्स की जो आपको प्रिंट आउट आएगा पर्टिकुलर डेट का, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितना कंसल्टेशन के हेड में आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट आपको वेरियस जो अदर चार्जेस किसी हॉस्पिटल में लगते हैं उसके लिए अमाउंट रिसीव हुआ है। तो आपको एक दिन की एक एंट्री पोस्ट करनी है, पूरी जो भी इसमें हेड्स हैं सबको क्लब करते हुए आपको एंट्री कर सकते हैं। तो वो एंट्री हम कैसे करेंगे, इसको कर देते हैं सेव। मान लीजिए कैश आया है। अब आप देखेंगे कि पूरे दिन में मान लीजिए 50 पेशेंट वहाँ पे आए हैं, 50 पेशेंट का 500 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे तो 25,000 रुपये का कंसल्टेशन चार्जेस आपको ओपीडी में मिला है। तो यहाँ पे हम अमाउंट एंटर करेंगे 25,000। इसके बाद में जब पेशेंट डॉक्टर को दिखा लेता है
कंसल्टेशन के बाद सबसे पहले डॉक्टर के पास भेजा जाता है पेशेंट को। जब पेशेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेता है, अब डॉक्टर को लगता है कि फर्दर इनको कोई डायग्नोज की ज़रूरत है, तो क्लिनिकल टेस्ट्स कुछ डॉक्टर के द्वारा लिखे जाते हैं। यदि कुछ टेस्ट वगैरह नहीं लिखे जाते हैं, पेशेंट की जो डिजीज़ है वो ऐसी है कि डॉक्टर उनको डायरेक्टली मेडिसिन भी दे देते हैं। तो वो मेडिसिन का जो काम है वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में अपनी लिख देते हैं और पेशेंट अपनी मेडिसिन हॉस्पिटल में यदि ड्रग स्टोर है तो वहाँ से ले लेगा, यदि बाकी वो चाहे तो कहीं से भी वो अपनी मेडिसिन लेके उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यदि डॉक्टर कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है कि पेशेंट को वो टेस्ट है क्लिनिकल वो करवाने हैं, तो यहाँ पे लैब टेस्ट चार्जेस आप एक अलग से लेजर क्रिएट कर लीजिए या क्लिनिकल टेस्ट चार्जेस के नाम से कर सकते हैं आप, जैसा आपको सूट करे। तो यहाँ हम एक लेजर क्रिएट करते हैं लैब टेस्ट चार्जेज। ये अगेन आपका इनकम है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन हाउस लैब्स वगैरह होती है जहाँ के सारे टेस्ट उसी लेबोरेटरी में किए जाते हैं और वहाँ से रिपोर्ट है वो जनरेट होके आ जाती है। कुछ एक हॉस्पिटल्स में टेस्ट के लिए लैब की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उस केस में क्या है, पेशेंट बाहर से टेस्ट कराता है, तो उसमें आपको लैब टेस्ट चार्जेस वगैरह कोई एंट्री नहीं करने होते हैं। लेकिन थर्ड कंडीशन ये आती है कि जब डॉक्टर कोई टेस्ट रिकमेंड करता है तो उसी हॉस्पिटल में उन टेस्ट के लिए उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और सैंपल जो भी उनसे एसोसिएटेड लेबोरेटरीज है वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके पेशेंट का वो लोग भेज देते हैं, या वहाँ का लैब का कोई बंदा आके कलेक्ट करता है। और जब भी वो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली जो उनका पेमेंट बनता है, जो भी टर्म्स है, वीकली पेमेंट करें, फोर्टनाइटली करें या मंथली उनको पेमेंट करते हैं, तो वो लैब टेस्ट के लिए उनको पेमेंट कर देते हैं। पेशेंट से जो पैसा है हॉस्पिटल ले लेता है। तो यहाँ पे हम लैब टेस्ट चार्जेस करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ऐसे सेव किया। मान लीजिए पूरे दिन में कुछ पेशेंट ऐसे आए, उनका अमाउंट हुआ आपका 2000 रुपये, ये आपने चार्जेस हैं वो पेशेंट से लिए हैं। इसके बाद मान लीजिए कुछ पेशेंट्स, बड़े हॉस्पिटल्स में क्या है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट डॉक्टर, जैसा कि आपको पता ही होता है, हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आइज़ के लिए अलग डॉक्टर है, जनरल मेडिसिन के लिए एक अलग डॉक्टर होता है, स्किन का अलग डॉक्टर होता है, डेंटल का अलग डॉक्टर होता है। तो इस तरीके से जितने डिपार्टमेंट उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स कंसर्न बैठते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लेजर्स का क्रिएशन करना है। मान लीजिए ऑर्थोपेडिक कोई सर्जन वहाँ पे बैठता है हॉस्पिटल में, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जब भी कोई बंदा दिखाने जाता है पेशेंट, तो डॉक्टर उसके लिए एक्सरे रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे, एक्सरे चार्जेज, ये अगेन इनडायरेक्ट इनकम में आएगा आपके। मान लीजिए पूरे दिन में एक्सरे के हेड में आपको पेशेंट से 1500 रुपये मिले, तो आप एंट्री डाल देंगे 1500 रुपये। इस तरीके से जितने हेड वहाँ पे हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे कि कितने तरीके से आपको वहाँ पे अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है, कितने लेजर्स बनाने पड़ सकते हैं। हो सकता है इससे कम ज़्यादा भी कहीं पे हो, तो आप अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करेंगे। इसको हम सेव कर देते हैं इस एंट्री को यहीं पे, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं यदि सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली रिसीट नंबर है, क्योंकि हर एक बंदे का एक रिसीट नंबर जनरेट होगा, तो उस पर्टिकुलर डे में कितनी रिसीट्स जनरेट हुई है आप यहाँ पे वो अमाउंट डाल देंगे। रिसीट नंबर मान लीजिए 1 से लेके 25 रिसीट हैं, 1 से लेके 25 रिसीट नंबर की आपने एंट्री पोस्ट करी है। तो इससे क्या है कि आपको भी पता रहेगा कि पर्टिकुलर इस डेट को इतनी रिसीट्स है, उनका अमाउंट आपने अकाउंटिंग में यूज किया है। इसको कर देंगे हम सेव। तो आपकी पर्टिकुलर एक दिन की जो भी आमदनी या आय है हॉस्पिटल की, वो आपने बुक कर ली है, चाहे वो टेस्ट के पेटे आपके पास अमाउंट आया है, चाहे कंसल्टेशन के पेटे आया है। तो ये बात हो गई आपकी इनकम बुक करने की।
कि किन किन हेड्स में आपको इनकम बुक करनी है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे हेड्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे अकाउंटेंट क्या करते हैं कि एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। वो लेजर कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है आपका इनकम फ्रॉम पेशेंट्स। मान लीजिए आपने कंसल्टेशन फीस का है, अलग से लेजर ओपन कर दिया, एक्सरे चार्जेस अलग से ओपन कर दिया, लैब टेस्ट का अलग से ओपन कर दिया। इसके अलावा भी आपको लगता है कि एक दो हेड्स और हो सकते हैं और आपके पास रिपोर्टिंग का अलग से नहीं है कि आपको हर एक हेड अलग देना है, तो वहाँ पे आप एक कॉमन लेजर भी यूज़ कर सकते हैं। वो लेजर है इनकम फ्रॉम पेशेंट्स। तो जो बाकी का इस तरीके जितना भी मिसलेनियस अमाउंट है वो आप क्लब करके इनकम फ्रॉम पेशेंट्स में डाल सकते हैं पर्टिकुलर डेट का। तो जितनी भी उन टेस्ट या उन हेड्स की इनकम है वो आप इनकम फ्रॉम पेशेंट्स में बुक कर लेंगे, तो आपकी इनकम पर्टिकुलर डे की बुक हो जाएगी। इसी तरीके से मंथ एंड में आपके पास उस पर्टिकुलर हेड का टोटल आ जाएगा कि किस किस हेड में आपने कितनी रेवेन्यू है वो रिसीव करी है। ये तो बात हो गई सबसे पहले रिसीट की। अब जो बात आती है कि हॉस्पिटल में और क्या क्या एंट्रीज हो सकती है। रिसीट बुक कर ली, यानी कि इनकम हमने पूरी बुक कर ली है। अब बात आती है एक्सपेंसेस की, यानी कि हॉस्पिटल रन करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस करने होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हम आएंगे इसमें F5 करके पेमेंट की एंट्री में। एक बैंक का हम लेजर ओपन कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक में मान लेते हैं कि उनका अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स दे देंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह जो भी आपको फिल करने हैं आप यहाँ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी डाल नहीं रहा हूँ। और ये हमने कर दिया है सेव। जिस तरीके से सबसे बड़ी इनकम किसी भी हॉस्पिटल की होती है वो होती है कंसल्टेशन की, लैब टेस्ट चार्जेज। इसके अलावा जितने बेड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जनरल मेल वार्ड होते हैं, जनरल फीमेल वार्ड होते हैं, और इसके अलावा इसके बाद में सेमी डिलक्स, सुपर डिलक्स कैटेगरीज होती है जो पेशेंट्स को रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो रूम के चार्जेस हैं या वार्ड के चार्जेस हैं, तो उसके लिए भी आप अलग से एक लेजर मेंटेन कर सकते हैं, बेड चार्जेस करके या रूम चार्जेस करके, जैसे आपको ठीक लगता है। बेड चार्जेस करेंगे तो भी वही बात है, और रूम चार्ज करेंगे तो भी वही बात है। बेड चार्जेस भी आप कर सकते हैं यदि आपको ठीक लगता है। तो इस तरीके से आपको जो इंडोर पेशेंट्स हैं, जितने भी इंडोर पेशेंट्स एडमिट है, मान लीजिए एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में 6 दिन एडमिट रहा, तो 6 दिन के लिए जितनी भी बेड की ऑक्यूपेंसी के वो चार्जेस दे रहा है वो आप बेड चार्जेस में बुक कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस में सबसे जो बड़ा एक्सपेंस होता है वो है सैलरी का, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती है किसी भी हॉस्पिटल की। तो सबसे पहला सैलरी का एक्सपेंसेस एक बड़ा एक्सपेंस होता है किसी भी हॉस्पिटल में। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, इन सब की आपको सैलरी है उनको बुक करना है, एक्सपेंसेस आपको बुक करना है। आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी पेड, अंडर ग्रुपिंग करेंगे हम इनकी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, और इसको सेव कर देंगे। सैलरी के लिए आपको अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। सैलरी अकाउंटिंग को लेके यदि आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ जानना है तो मैं एक सेपरेटली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। सैलरी की आप अकाउंटिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक्सेल पे एक डिटेल शीट बना लीजिए मंथ वाइज। एक फोल्डर में आपको 12 महीने की 12 शीट रखनी है। फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हर एक महीने की आपको एक एक्सेल शीट है वो तैयार कर लेनी है। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होते हैं, यदि 2-4 एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको वैसे भी टिप्स पे चीज़ें रहती है, आप तुरंत एक एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ़ स्टाफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो याद रखना मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे बेटर और बेहतर तरीका है कि आप एक्सेल पे है उसकी डिटेल मेंटेन कर लें। हर मंथ की एक शीट आप बना लें
मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है और फरवरी महीना एंड होने के बाद आप मार्च में 1, 2 या 5 तारीख को जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है आपको सैलरी पेमेंट करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर फरवरी मंथ की आपने शीट बना ली, उसमें जितने भी स्टाफ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन सब के नाम आ गए, उनके आगे आप उनकी ग्रॉस सैलरी डालेंगे। ग्रॉस सैलरी के साथ यदि हॉस्पिटल पे आपके पीएफ और ईएसआई का ऑब्लिगेशन है तो किसी पर्टिकुलर बंदे का ईएसआई और पीएफ यदि काटा जा रहा है तो उसके आगे आप उसका डिडक्शन लिख देंगे। किसी महीने में नंबर ऑफ डेज क्या है, इसके बाद कितने दिन वो बंदा काम पे आया है। कई बार क्या होता है कि जितने दिन बंदे ने काम किया है उतने ही दिन की उसको सैलरी दी जाती है, और पेड लीव्स है उसका प्रोविज़न एक अलग से होता है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज वहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो सैलरी उस पर्टिकुलर मंथ में किसी एक पर्सन की बन रही है, पीएफ ईएसआई के डिडक्शन और यदि कोई और डिडक्शन किसी तरीके का है तो वो करने के बाद में जो नेट अमाउंट आपका बन रहा है जो कि आपको पेमेंट करना है उस पर्टिकुलर स्टाफ को, वो आ जाएगा। जब इसी तरीके से हर एक बंदे के सामने आप अमाउंट फिलअप कर लेंगे तो लास्ट में आपको नेट पेबल अमाउंट का हर एक आदमी का अमाउंट सामने आ जाता है। आपको सिंपली उसको सम करना है। मान लीजिए 50 आदमी काम कर रहे हैं, 50 आदमी के इंडिविजुअली आपने आगे आपका नेट पेबल जो अमाउंट है इस महीने का वो कैलकुलेट करके आगे है। आप एक्सेल में फॉर्मूलाज लगा सकते हैं इसके लिए। तो जो नीचे आप टोटल करेंगे उसमें आपका आ जाएगा कि इस महीने इतनी सैलरी आपको स्टाफ को पेमेंट करनी है। उस सैलरी की आप सिंपली एक एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, और सपोर्टिंग के लिए आपको एक्सेल सीट है उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करते रहना है। तो मान लीजिए इस महीने में 5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है स्टाफ को सैलरी का, तो आपने सैलरी पेड अमाउंट डेबिट किया और 5 लाख रुपए नरेशन में आप डाल दीजिए, सैलरी पेड टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो एज पर डिटेल्स ऑन एक्सेल सीट। या उसको चाहें तो आप प्रिंट लेके 1 या 2 पेज में 50 से लेके 100 आदमियों तक की यदि सैलरी सीट आपने मेंटेन करी है तो 1 या 2 पेजेज में आप उसको श्रिंक करके और वाउचर के साथ में अटैच भी कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे सेव। इसके बाद साथियों हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो वहाँ पे कंज्यूम होते हैं। जैसे बात करें हम कि एक्सरे यदि होता है तो वहाँ पे एक्सरे के लिए एक्सरे मशीन लगी होती है। उस एक्सरे मशीन में जो शीट आती है एक्सरे की, जिस पे कि पेशेंट का एक्सरे लेके प्रिंट लिया जाता है, उस शीट की एक कॉस्टिंग होती है। वो शीट एक आदमी के लिए एक बार काम आएगी, दोबारा काम नहीं आती है, पेशेंट को दे दी जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आती है जो कंज्यूम हो जाती है। इन सब के लिए आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वो है कंज्यूमेबल, और इसको आप लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके इनकम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप पेमेंट करने मान लीजिए बैंक से, यदि आपने किसी से क्रेडिट पे परचेज किया है तो आप यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट कर सकते हैं उसकी। लेजर ओपन करेंगे, कंज्यूमेबल्स, और इनको हम ग्रुप करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेव कर देंगे। मान लीजिए एक्सरे शीट्स है या कुछ ओल्ड लिक्विड्स वगैरह, जब सोनोग्राफी वगैरह होती है तो कुछ एक केमिकल्स आते हैं जो पेशेंट के पहले लगाए जाते हैं, उसके बाद सोनोग्राफी की जाती है। तो ऐसे बहुत से हेड्स हैं जिनमें कि कंज्यूमेबल आइटम है वो आते हैं। तो उन सब के लिए आप एक हेड बना सकते हैं लेजर कंज्यूमेबल्स। मान लीजिए आपने इस महीने में 24,000 के ये सब आइटम है, तो आप यहाँ पे कंज्यूमेबल्स में ये एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे बुक हो गए हैं, जितने भी कंज्यूमेबल्स आपके हैं। इसके अलावा जैसे पहले हमने चर्चा करी कि पेशेंट का सैंपल ले लिया जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन जो टेस्ट हैं वो किसी बाहर लैब में भेजा जाते हैं सैंपल्स टेस्ट के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका सिस्टम है फोर्टनाइटली या मंथली, उस लैब से आपके पास एक बिल आएगा कि हमने इस महीने या 15 दिन में आपके इतने पेशेंट्स के टेस्ट किए और इतना अमाउंट उनका बनता है।
तो आपको वो पेमेंट करना है। पेमेंट की एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे हम लैब चार्जेज पेड करके लेजर ओपन करेंगे, सो दैट कि दोनों में अपन डिफ्रेंशिएट कर सकें कि लैब चार्जेज अपन ने जो रिसीव किया है वो इनकम का ग्रुप है, और लैब चार्जेज जो पेड कर रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं लेबोरेटरी एक्सपेंसेस। लेबोरेटरी एक्सपेंसेस भी आप इसको लेजर बना सकते हैं, और इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देके आपको सेव कर देना है। अब जितने भी इस तरीके से आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, यदि आप पेमेंट हैंड टू हैंड कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री डाल देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे करना है जर्नल के थ्रू इसको बुक। F7 से जर्नल करेंगे। लेबोरेटरी चार्जेस हैं, मान लीजिए इस महीने जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका 35,000 का अमाउंट है, वो डाल देंगे। क्रेडिट करेंगे, लेजर ओपन करेंगे। मान लीजिए A to Z लैब है जहाँ से आप ये चार्जेस जिनको पे करने हैं टेस्ट्स के, वो A to Z लैब है। लेजर क्रिएट कर लेते हैं, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, और इसको हमको सेव कर देना है। तो इस तरीके से जितने भी लैब आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप लोग ये टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे लेजर उनके मेंटेन करेंगे। जैसे जैसे उनके बिल आते हैं आप उनकी एंट्री बुक करते जाएंगे, एक्सपेंसेस बुक कर लेंगे, और जब जब आप इनको पेमेंट करेंगे तब तब आप A to Z लैब को, मान लीजिए आपने 10 दिन बाद ये 35,000 रुपये का पेमेंट किया, या पूरा 35 नहीं किया, इसमें से 25 किया, 10 बाकी है, तो आप अकॉर्डिंगली पेमेंट की एंट्रीज कर देंगे। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं कि पर्टिकुलर इस डेट से लेके इस डेट तक का बिल नंबर ये है, वो लैब का आपके पास रिसीव हुआ है, और उस बिल नंबर के अगेंस्ट में आपने ये क्रेडिट दिया है, वो सारा आप इस नरेशन में मेंशन कर सकते हैं, और इसके साथ आप एंट्री सेव कर दीजिए। तो आपकी एंट्री लैब टेस्ट चार्जेस की हो गई है। इसके बाद यदि कुछ एक मेडिसिन भी आपको परचेज करनी होती है तो आपको यहाँ पे जनरल एंट्री के थ्रू वो भी बुक करनी है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं परचेज ऑफ मेडिसिन, इसको आप दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बुक कर दीजिए। अब मान लीजिए किसी भी 15 दिन का अपन एग्जांपल लेके चले या महीने का लेके चले, आपकी 30,000 रुपये की मेडिसिन आई है, ये आपकी आ गई ABC फार्मा से। ABC फार्मा का लेजर ओपन कर दिया है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सेव करेंगे। ABC फार्मा से आपने इस महीने में 30,000 की मेडिसिन परचेज करी है, तो आप यहाँ पे परचेज ऑफ मेडिसिन का एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे, और जिन जिन वेंडर्स से आपने मेडिसिन परचेज करी है उनके आप लेजर ओपन कर लेंगे। अब मंथली बिल आता है, या जितनी बार मेडिसिन आई है उतनी बार अलग बिल आ रहा है आपके पास, जो भी सिस्टम है। यूजुअली आप जितनी बार ऑर्डर करेंगे उतनी बार जब भी आपकी मेडिसिन आती है उसके साथ आपको बिल रिसीव होता है, तो आपको बिल वाइज इसकी एंट्री कर लेनी है कि ये जो अमाउंट है वो 1 नंबर बिल का है, 2 नंबर बिल का है, 5 नंबर बिल का है। नरेशन में आप डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। परचेज ऑफ मेडिसिन हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो जनरल वर्क है ये मोर और लेस इतना ही होता है किसी भी हॉस्पिटल में। इसके अलावा कुछ एक एंट्रीज ऐसी है जो आपको ईयर एंड में करनी होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको लेके एक डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे बाकी जगह डेप्रिसिएशन की आप लोग एंट्रीज बुक करते हैं, सेम वही तरीका है, हम डेप्रिसिएशन बुक कर देंगे। डेप्रिसिएशन का लेजर ओपन कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन अंडर देंगे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, सेव करेंगे। जिन जिन असेट्स का जितना जितना डेप्रिसिएशन आप बुक कर रहे हैं उन असेट्स का यहाँ पे, क्योंकि मेजर पार्ट हॉस्पिटल में डेप्रिसिएशन का होता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो बड़ी महंगी महंगी मशीनें हैं, वो उनके रोज़मर्रा के कामों में आती है, जो कि कॉस्टली भी बहुत होती है, और उनका होना किसी भी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी भी है। मान लीजिए आप एक्सरे की हम बात करें तो उनको एक्सरे के लिए मशीन परचेज करनी पड़ेगी, तो एक्सरे जो मशीन है वो हॉस्पिटल के लिए फिक्स्ड असेट है, और जिसका आपको डेप्रिसिएशन बुक करना है। इसके अलावा यदि कोई भी लैब चार्जेज आप
खुद के भी आप पे रिसीव कर रहे हैं और आपकी इन हाउस लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी के जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारे आपको फिक्स्ड एसेट्स में बुक करने हैं और उनका डेप्रिसिएशन ईयर एंड में आपको क्लेम करना है। तो ऐसे बहुत सारी मशीनें हो सकती है जिनका आपको फिक्स्ड एसेट एज ए जब परचेज करते हैं तो बुक करना है और ईयर एंड में आपको उन पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। तो जितना भी आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है, मान लीजिए 3 लाख का आपने डेप्रिसिएशन बुक किया है तो 3 लाख डेबिट कर देंगे। इसके बाद एक्सरे मशीन का है तो एक्सरे मशीन जितना अमाउंट है एक्सरे मशीन की वैल्यू कम कर देंगे। बाकी जितने भी कोई सियाम है या और कितनी भी मशीनें हैं उनका आप यहाँ पे ओटी इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं। यदि आपकी सर्जरी की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम में आते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो उन सब का भी आपको डेप्रिसिएशन बुक करना है। EPBX लगा होता है हॉस्पिटल में, AC लगे हैं, तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सब का आपको सेपरेटली इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद एक मोटा पार्ट और जो हॉस्पिटल में आता है वो आता है इंटरेस्ट पेड का। जब मशीनरी या इक्विपमेंट्स इतने महंगे महंगे आ रहे हैं तो कोई भी नया हॉस्पिटल सेटअप कर रहा है या 1-2 वर्षों में सेटल हुआ है कोई भी हॉस्पिटल, तो उनको ये जो मशीनरी परचेज करनी होती है इसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है और जिसके लिए बैंकों से या बाकी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो लिए जाते हैं। तो मान लीजिए इन मशीनरी को परचेज करने के लिए हॉस्पिटल ने कोई लोन ले रखे हैं और ये बड़ा ही रूटीन सा एक प्रोसीजर है प्रैक्टिकल कि इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें आती है कि लोन पे ही अधिकतर परचेज की जाती है। तो आपको जो ये मशीन परचेज करेंगे उन पे जितना भी लोन है किसी भी बैंक का, तो ईयर एंड में आपको इंटरेस्ट जो पेमेंट करने वाले हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट की एंट्री भी बुक करनी है। एग्जांपल लेते हैं, एक लेजर ओपन करते हैं, इंटरेस्ट पेड का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया आपका, सेव किया। मान लीजिए आपने 25 लाख का इंटरेस्ट है वो बुक किया है वेरियस लोन पे। अब आप इंटरेस्ट पेड को डेबिट करेंगे और जितने भी बैंकों के आपके लोन हैं इंडिविजुअल आपको एंट्री डालनी है हर बैंक के लिए। मान लीजिए एक्सिस बैंक से आपका लोन है उसका 1 लाख का अमाउंट बना, ICICI का लोन है उसका 2 लाख बना। तो जितने भी बैंक जितने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट के लिए डेबिट कर रहे हैं उसी अमाउंट के लिए आपको इंटरेस्ट पेड का प्रोविज़न करना है। इंटरेस्ट पेड का अमाउंट आपके पास 2 तरीके से आता है। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपके पास लोन का सैंक्शन लेटर होता है, लोन का रीपेमेंट शेड्यूल होता है। रीपेमेंट शेड्यूल में आप देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट और टोटल EMI अमाउंट होता है। वहाँ से आप इंटरेस्ट अमाउंट उठा सकते हैं। साथ ही साथ सारे बैंक्स ईयर एंड में एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है। क्योंकि कई बार साथियों ये होता है कि जब फ्लोटिंग रेट पे आपके लोन्स हैं तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है EMI तो आपकी सेम रहती है लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कम ज़्यादा होता रहता है, इसमें गड़बड़ होती रहती है। तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हर बैंक से जितने आपके लोन्स हैं ईयर एंड में आपको सबसे मंगाना है और उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट की एंट्री है उसका प्रोविज़न आपको करना है। इससे क्या होगा कि जो बैंक है एज ऑन 31 मार्च जब आप बुक्स क्लोज करेंगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर की तो उस दिन का बैलेंस, जितना बैलेंस बैंक की बुक्स में एज ए डेटर आपके अकाउंट में है उतना ही बैलेंस एज ए क्रेडिटर या एज ए लोन आपकी बुक्स में उस बैंक के लेजर में रहेगा। तो रिकनसाइल्ड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए आपको हर साल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वो बैंक से मंगा लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज पोस्ट करनी चाहिए। तो इंटरेस्ट की एंट्री हो गई है। तो इस तरीके से आपने देखा जो एक ट्रेड की स्पेसिफिक एंट्रीज कुछ हो सकती है
वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी है। बाकी जो नॉर्मल अकाउंटिंग है जैसी हर जगह होती है उस तरीके से चीज़ें यहाँ भी आपके सामने आएगी। जैसे हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए, हॉस्पिटल यदि रेंट पे है तो आप रेंट पेमेंट करेंगे, उस पर TDS लागू होगा। तो ये तो बाकी सारी चीज़ें वो हर जगह कॉमन है, लेकिन पर्टिकुलर ट्रेड की जो स्पेसिफिकेशन है वो एंट्रीज हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के बारे में जो भी आपके सवाल या सुझाव या आपकी राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।